हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम माय लास्ट डचेस। माय लास्ट डचेस के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, रॉबर्ट ब्राउनिंग्स पोएम माय लास्ट डचेस वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1842। तो नोट कर लेना, 1842 में इसका फर्स्ट पब्लिकेशन हुआ, यानी फर्स्ट टाइम ये पब्लिश हुई 1842 में, अंडर हिज कलेक्शन टाइटल्ड ड्रामेटिक लिरिक्स। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पोएम, ये ड्रामेटिक लिरिक्स जो कलेक्शन है उसके अंडर ये पब्लिश हुई है। ये पार्ट है रॉबर्ट ब्राउनिंग के एक बहुत बड़े वर्क का जिसका नाम है बेल्स एंड पोमीग्रेनेट्स। तो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गए, और जो 4th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना इस पोएम से रिलेटेड, इस पोएम के बेस से रिलेटेड, दैट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग, कि ये पोएम बेस्ट एग्जाम्पल है ड्रामेटिक मोनोलॉग का। अब ड्रामेटिक मोनोलॉग सुनते ही आपके माइंड में स्ट्राइक हुआ होगा कि ड्रामेटिक मोनोलॉग है क्या। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आई बटन में लिंक आपके लिए डाल दिया गया है, क्लिक कीजिए और देख लीजिए। आपके लिए ये वाला टॉपिक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ आपके इसी चैनल पर, आप वॉच कर लेना। बहुत अच्छे तरीके से उसमें मैंने समझाया है व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग। ओके, वहां भी मैंने बोला था कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल है माय लास्ट डचेस, और आने वाले वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो यही है वो वीडियो जिसके अंदर हम इस बेस्ट एग्जाम्पल को डिस्कस करने वाले हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग माय लास्ट डचेस के अंदर एक ड्यूक है, ड्यूक ऑफ फेरेरा। ड्यूक ऑफ फेरेरा जो है, इट मीन्स आप कह सकते हैं कि किंग हैं वो। ड्यूक का मतलब किंग ही होता है, किंग है फेरेरा के। वो बात कर रहे हैं अपनी लेट वाइफ के बारे में और इंडिकेशन कर रहे हैं एक पोर्ट्रेट की तरफ। वो पोर्ट्रेट उनकी वाइफ का ही है जो कि उनकी गैलरी की एक वॉल पर हैंग है। ड्यूक यहाँ पर बात कर रहे हैं एक विजिटर से। विजिटर है यहाँ पर एक मैसेंजर, यानी आप कह सकते हैं प्रपोजल लेकर आया है मैरिज का ये विजिटर। किसके लिए? ड्यूक के लिए। ड्यूक की जो वाइफ होती है ना उसको कहते हैं डचेस। जैसे किंग की वाइफ को क्वीन बोलते हैं, उसी तरीके से ड्यूक की वाइफ को डचेस बोलते हैं। तो ड्यूक की पहली वाइफ जो है वो एक्सपायर हो चुकी है, वो दोबारा शादी करना चाह रहे हैं। उनके लिए एक शादी का प्रस्ताव लेकर एक विजिटर आता है। वो विजिटर उनके पास आता है तो ड्यूक ऑफ फेरेरा जो है वो बोलते हैं। और ड्रामेटिक मोनोलॉग की जो खासियत है वो यही है कि एक जो यहाँ पे कैरेक्टर होगा वही बोलेगा, और वो पूरी की पूरी जो बात है ना उसमें इस तरह से बातें करेगा कि उसका पूरा कैरेक्टर हमारे सामने आ जाता है कि किस टाइप की वो पर्सनैलिटी है, क्या वो सोचता है, सब कुछ उसका सामने आ जाता है। तो चलिए हम भी देख लेते हैं कि ड्यूक ऑफ फेरेरा जो है वो किस टाइप का इंसान था। हमारी पोएम के थ्रू हमें पता चलेगा जब हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक मेरे साथ बने रहना, क्योंकि लास्ट तक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस करने वाली हूँ। यहाँ हार्ड वर्ड्स होंगे, पोइटिक डिवाइसेस होंगी, पोएम के बारे में और भी इंपॉर्टेंट जो होगा वो डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ हम रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट लाइन इज दैट इज माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव। देखिए, उस वॉल के ऊपर एक पोर्ट्रेट है और उस पोर्ट्रेट की तरफ इंडिकेशन करते हुए जो ड्यूक है वो कहते हैं दैट इज माई लास्ट डचेस, कि वो मेरी लास्ट डचेस है, यानी मेरी पहली वाइफ है जो एक्सपायर हो चुकी है। दीवार पर जिसे पेंट कर दिया गया है ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जिंदा हो। ठीक है, आई कॉल दैट पीस ए वंडर। मैं ये कहूँगा कि ये एक आश्चर्य है, एक वंडर है, और इस वंडर को तैयार किया है फ्रा पेंडोल्फ ने। तो देखो सब वर्ड्स यहाँ पर मेंशन है, बताने की जरूरत ही नहीं है। आप इधर भी ध्यान देना कि फेरेरा का मतलब एक सिटी है इटली का जहाँ से ड्यूक बिलोंग करता है। फ्रा पेंडोल्फ एक पेंटर का नाम है। सब कुछ आपको मिलेगा, जो भी हार्ड लगेगा ना वो आपको इधर मिलेगा। पोएटिक डिवाइसेस भी इधर ही मेंशन होंगी। तो आप पूरा बस सिर्फ एक ध्यान देना है, थोड़ा सा समय देना है। मेरी कोशिश रहती है कि आपको एक एक चीज़ समझ में आए, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको कैसा लगा वीडियो, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से मेरे साथ कनेक्टेड हैं। और प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट मुझे किया कीजिए, क्योंकि मैं देखती हूँ कि अपने नॉन सब्सक्राइबर्स जो हैं वो ज़्यादा है। नॉन सब्सक्राइबर जो वीडियो देखने वाले हैं वो ज़्यादा है, 90% नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। तो आप बिना सब्सक्राइब करे चैनल को और चले जाते हैं। ये चीज़ें थोड़ा मतलब डिमोरलाइज भी करती हैं मुझे और डिस्करेज भी करती है। बहुत बार ऐसा होता है कि यार मैं मेहनत कर रही हूँ लेकिन क्यों कर रही हूँ जब लोग मतलब जुड़ना ही नहीं चाहते मेरे साथ में। तो प्लीज़ थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए ना
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल पर बटन को सेट कर लीजिए ताकि आपके पास में वीडियो पहुंच जाए। हाँ, आपको कुछ कमी लगती है या आपको कोई भी प्रॉब्लम है या किसी तरह की भी कोई भी आपकी नीड है जो लिटरेचर से रिलेटेड है, जो आप चाहते हैं कि मैं टॉपिक बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए, हम कर रहे थे हमारी पोएम के अंदर क्या कहना चाह रही थी मैं कि देखिए, वो यहाँ इन लाइंस में रॉबर्ट ब्राउनिंग हमें समझा रहे हैं कि ड्यूक यहाँ कह रहा है कि मेरी लास्ट डचेस की पेंटिंग है और ये पेंटिंग जो है वॉल पर लटकी हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जिंदा है और इतनी सुंदर बनाई है कि मुझे लग रहा है देखकर कि ये तो एक आश्चर्य है, देखकर ऐसा लगता है कि जिंदा है जैसे। और ये जिंदा इसलिए लग रही है क्योंकि फ्रा पेंडोल्फ नाम के एक पेंटर ने इसको बनाया है। इसे बनाने में उसने पूरा एक दिन लगाया है और एक दिन लगाकर जो ये पेंटिंग उसने बनाई है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो यहीं पर खड़ी है। पेंटिंग की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है कि देखो, ऐसा लग रहा है जैसे मानो वो यहीं खड़ी है। विल इट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर, क्या तुम यहाँ बैठोगे और देखोगे इसकी तरफ, आई सेड, यानी ड्यूक ने कहा, फ्रा पेंडोल्फ बाय डिजाइन, फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्स कंटेंट्स द डेप्थ एंड पेशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लेंस। तो वो क्या कह रहे हैं, क्या आप बैठकर उसे देखना चाहेंगे? तो फ्रा पेंडोल्फ की डिजाइन के अनुसार, फ्रा पेंडोल्फ ने जो बनाया है, क्योंकि आपने पहले कभी नहीं देखा होगा ऐसा, जैसा फ्रा पेंडोल्फ ने बनाया ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा। देखो चेहरे पे कितनी गहराई है। स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्स कॉन्टिनेंस द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लेंस, कि आप लुक देखो, इसका जो चेहरा बनाया है, जो हाव भाव बनाए हैं, उसकी गहराई देखो कितनी प्यारी बनाई है। क्या बैठोगे थोड़ी देर के लिए, क्या देखोगे इस फोटो को आप बैठकर? देखिए कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस जो है वो यहाँ पर यूज हो गई हैं, क्योंकि पोएटिक डिवाइसेस जब आप करते हैं ना तो आपका कॉन्सेप्ट और भी थोड़ा क्लियर होता है। सबसे पहला ड्रामेटिक मोनोलॉग। जब रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम माय लास्ट डचेस के अंदर से अगर कोई भी लाइन आ जाती है तो ड्रामेटिक मोनोलॉग तो आपको लिखना ही लिखना है। ये पोएम बेस्ट एग्जाम्पल है ड्रामेटिक मोनोलॉग का। ये मैं आपसे बता ही चुकी हूं कि इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। वो ही लाइन्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सेकंड, इमेजरी। ब्राउनिंग यूजेस विविड इमेजरी टू क्रिएट ए मेंटल पिक्चर ऑफ द डचेस पोर्ट्रेट। इसके अंदर वो बताएंगे कि कितनी सुंदर फोटो बनी हुई है, कितनी ब्यूटीफुल है, एकदम ऐसा लग रही है जैसे लाइफ लाइक है। तो इमेजरी आप लिख सकते हैं। Symbolism. The portrait itself is the symbolic of the duke's desire to control and possesses the duchess. कि कहने का मतलब ये है, यहाँ ये जो लाइन्स हैं ये हमें बता रही हैं कि ड्यूक ये कह रहा है कि कितनी सुंदर फोटो बनी हुई है, क्या आप बैठकर देखना चाहेंगे? फ्रा पेंडोल्फ की इतनी अच्छी डिजाइन आपने शायद कभी ना देखी हो। तो ये यहाँ पे सिंबोलिज्म है कि किस तरह से ड्यूक जो है वो पॉजेसिव है अपनी वाइफ के लिए। आगे देखिए, आयरनी। आयरनी क्या है? देयर इज अ ड्रामेटिक आयरनी इन द ड्यूक स्पीच व्हाइल ही ट्राइज टू प्रेजेंट हिमसेल्फ एज इरेशनल एंड जस्टिफाइड इन हिज एक्शन। हिज वर्ड्स रिवील हिज क्रूरलिटी एंड जेलेसी। बेस्ट एग्जाम्पल आएगा आगे जैसे ही हम डिस्कस करेंगे, आगे की जो लाइन्स होंगी उसके अंदर ये चीजें निकल कर आएंगी। एंजाबमेंट भी यहाँ पर आता है, वो आप देख लीजिएगा। एंजाबमेंट देखो काफी जगह पे भरा पड़ा है, जहां भी लाइन जो है खत्म नहीं होती और कंटिन्यू हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एंजाबमेंट। एल्यूजन है यहाँ पे, एल्यूजन क्योंकि फ्रा पेंडोल्फ का नाम इन्होंने यूज किया है, तो फ्रा पेंडोल्फ वाकई में ही एक इमेजिनरी पेंटर है या फिर कोई रियल में पेंटर हुआ करता था। इस चीज का एल्यूजन जो है वो हमारे माइंड के अंदर बन जाता है। सो आप एल्यूजन भी यहाँ पर लिखेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए वो क्या कहता है, बट टू माई सेल्फ दे टर्न्ड, बट टू माई सेल्फ दे टर्न, पर मेरे लिए वो मुड़े। यानी फ्रा पेंडोल्फ के लिए कह रहे हैं कि फ्रा पेंडोल्फ ने ये जो पेंटिंग बनाई ना, उसके अंदर उन्होंने देखिए कितना अच्छा बनाया कि मुझे लग रहा है कि जैसे लाइफ लाइक है। मेरी वाइफ जो अभी भी जिंदा है। सिंस नन पुट्स बाय द कर्टेन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई, कि मैं यहाँ पर इसके ऊपर कभी भी पर्दा नहीं हटाता, कोई नहीं हटा सकता मेरे बिना, मैं हटा रहा हूँ आपके लिए, केवल मैं ही, बट आई, सिर्फ मैं ही हटा सकता हूँ। मैं इस पेंटिंग के ऊपर हमेशा पर्दा लगा कर रखता हूँ। द कर्टेन आई हैव ड्रॉन, कि मैंने डाल रखा है पर्दा, लेकिन ये पर्दा आई हैव ड्रॉन फॉर यू, मैंने आपके लिए हटाया है और मैं ही हटा सकता हूँ। एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी। अब देखो इन लाइन्स से आपको पता लग रहा होगा कि कैसा है वो, पॉजेसिव है बहुत ज़्यादा, और उसके माइंड में देखो कितनी ज़्यादा मतलब ये चीज़ है, जेलसी वाली चीज़ है कि कोई और उसे नहीं देखेगा। मेरी वाइफ को जिंदा थी तब भी नहीं, और अब वो मर गई है तो उसकी पेंटिंग भी कोई नहीं देख सकता। इफ दे डस्ट हाउ सच ए ग्लेंस कम देयर, सो नोट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क दस, कि इस फोटो के अंदर ना इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन है कि कोई भी अगर देखता है, सच ए ग्लैंस कम देयर, कि यहाँ पर आकर जो भी उसकी झलक लेता है, नोट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क दस, कि केवल तुम ही अकेले नहीं हो
जो मुड़कर ये पूछोगे कि सर इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली, कि इसको अगर आप देखोगे ना तो आप ही अकेले नहीं हो, बल्कि बहुतों ने इसको देखकर मेरे से यही पूछा है कि क्या ये जब फोटो बन रही थी तो इनके हस्बैंड इनके सामने ही थे। क्यों? कार्ड द स्पॉट ऑफ जॉय इनटू द डचेस चिक, क्योंकि डचेस की जो चिक है ना, जो उसके गाल है, उसके ऊपर है ना एक अलग सी खुशी दिखाई दे रही है, उनके गालों पे एक अलग सी लालिमा है, चमक है खुशी की, जो एक वाइफ को अपने हस्बैंड को देखकर आती है, एक बिलव्ड को अपने लवर को देखकर आती है। तो ये कह रहे कि ये फोटो मैं सिर्फ इसलिए नहीं दिखाना चाहता किसी को भी, क्योंकि कोई भी अगर इस फोटो को देखेगा ना तो मुड़कर मुझसे यही सवाल करेगा कि क्या ये फोटो जब बनाई गई थी तो क्या तुम भी अपनी वाइफ के सामने थे? क्योंकि एक वाइफ ही अपने इतनी खुश तब होती है जब वो अपने हस्बैंड को देखती है। ठीक है, तो इससे उनकी जेलेसी आपको दिखाई देगी। यहाँ पे देखिए पोएटिक डिवाइस में ड्रामेटिक आयरनी है कि ड्यूक जो है डिस्क्राइब कर रहा है कि डच जो है वो ब्लश कर रही है, इसकी जो डचेस है वो ब्लश कर रही है, यानी वो खुश है। तो इससे पता लग रहा है कि वो खुश क्यों हैं। ऐसा लगेगा देखने वाले को कि शायद हो सकता है कि उसके हस्बैंड उसके सामने है। मेटाफर है कर्टेन, कर्टेन जो है यहाँ एज ए मेटाफर में यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तरह से बताया गया है ये चीज कि ये जो फोटो है इसके ऊपर कंट्रोल है, ये जो पिक्चर है इसके ऊपर भी कंट्रोल किया गया है। ये भी कर्टेन जो है ना एक तरह से ड्यूक का कंट्रोल है डचेस के ऊपर। सिंबॉलिज्म, द स्पॉट ऑफ जॉय इज अ सिंबल ऑफ प्लेजर, यू कैन से हैप्पीनेस, यू कैन से ना। तो यहाँ सिंबॉलिज्म भी यूज हुआ है। आगे देखिए परहैप्स, परहैप्स फ्रा वैंडोल्फ चांस टू से हर मेंटल लैप्स। हो सकता है कि ये खुशी जो है ना उसके चेहरे पे शायद इसलिए हो क्योंकि जो फ्रा पेंडोल्फ था, जो पेंटर था, शायद हो सकता है उसने मेरी वाइफ को कहा हो मेंटल लैप्स ओवर माई लेडीज रिस्ट टू मच। मेंटल लैप्स का मतलब ये होता है, मान लीजिए साड़ी का पल्लू एक तरह से, यानी क्लोथ होता है ना, क्लोथ जो हाथ पर फैला हुआ हो, जैसे अपना हैंड है उसके ऊपर जैसे साड़ी का पल्लू जैसे फैल जाए, उस तरीके से कि हो सकता है कि मेरी लेडी जो मेरी वाइफ थी उसकी कलाई के ऊपर उसकी साड़ी का पल्लू आ गया हो। और पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ फ्लश दैट डाइज अलोंग हर थ्रोट। और हो सकता है कि वो उसकी गर्दन की बड़ाई कर रहा हो, तारीफ कर रहा हो, यानी थ्रोट का मतलब वैसे तो गला होता है, लेकिन हो सकता है कि उसकी जो नेक है इतनी सुंदर बनी हुई है, क्या पता उसकी वो बड़ाई कर रहा हो। हाफ फ्लश दैट डाइज अलोंग हर थ्रोट सच स्टफ वाज कर्सी। और हो सकता है कि उसके चेहरे पे लालिमा शायद इसलिए आई हो क्योंकि वो थी ही ऐसी। कर्सी का मतलब होता है शिष्टाचार से भरी हुई, यानी कोई भी उसे देखे तो वो ब्लश कर दिया करती थी। She thought and cause enough for calling up that spot of joy. She had a heart. कि वो थी ही ऐसे, कोई भी उसको कुछ भी बोलता ना प्यार से तो वो एकदम से मुस्कुरा दिया करती थी। She had a heart. उसका दिल ही ऐसा था। How shall I say? मतलब क्या कह सकता हूँ मैं? मतलब how shall I say का मतलब ये है कि मतलब कैसे कहूँ, बहुत जल्दी खुश हो जाती थी। Too soon made glad, कि बहुत ही जल्दी से खुश हो जाती थी। कोई इजीली अगर मतलब उसको इम्प्रेस करना चाहे ना, too easily she impressed, बहुत जल्दी वो इम्प्रेस हो जाती थी। शी लाइक्ड वट एवर शी लुक्ड ऑन एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, कि जो कुछ भी वो देखती उन सब चीजों से वो खुश हो जाया करती थी, किसी भी चीज को पसंद कर लेती थी तुरंत। ठीक है, अब इन लाइन से आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है ड्यूक जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव था अपनी वाइफ से और जेलेसी फील करता था कि वो किसी और को देखकर खुश क्यों है। आगे लाइंस के अंदर क्लियर होगा, पहले हम पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। ड्रामेटिक आयरनी हियर इज, ड्रामेटिक आयरनी के अंदर वही आपको पूरी लाइंस जो है ना उसका सेंस लिखना है एक तरह से कि यहाँ आयरनी है क्या, कि ड्यूक इंटरप्रेट कर रहा है डचेस के इनोसेंट रिएक्शंस को और शायद कहीं ना कहीं अपनी जेलेसी को भी। इमेजरी, विविड इमेजरी हमारे सामने आई है कि पिक्चर बनाते समय डचेस जो है उसका इंप्रेशन क्या है, रिएक्शन क्या है, उसका जो दुपट्टा है वो उसकी बाजू पर आ गया है, हो सकता है कि उसका जो गला है वो बहुत सुंदर लग रहा हो, कुछ बोली हो बहुत प्यारा सा मीठा सा, वो इम्प्रेसिव हो, तो ऐसी इमेजरी जो है वो हमारे सामने आई है। सिंबलिज्म है यहाँ पे, स्पॉट ऑफ जॉय इज द सिंबल ऑफ हैप्पीनेस, यू कैन से। एंजार्बमेंट, जिसको बताने की जरूरत नहीं, आप लोग सब समझते हैं, जहां पे लाइन खत्म ना हो, फुल स्टॉप कोमा के बिना कंटिन्यू हो जाए, दैट इज कॉल्ड एंजार्बमेंट। आगे बढ़ते हैं। सर, यानी वो जो विजिटर आया है उसी को कह रहे हैं इट वाज ऑल वन। सर इट वाज ऑल वन, कि सबके सब उसके लिए एक थे। ठीक है, कि उसको कहना चाह रहे हैं कि सबके सब उसके लिए एक थे। सर इट वाज ऑल वन। माई फेवर एट हर ब्रेस्ट। अब माई फेवर एट हर ब्रेस्ट का मतलब ये होता है कि मैंने उसकी खुशी के लिए अगर कुछ कर दिया हो, यानी मैंने उसको कोई गिफ्ट दे दिया हो। द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, या फिर
अब वो यहाँ पे ना हमें अलग अलग एग्जाम्पल देगा कि वो छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाया करती थी। मैंने उसका फेवर कर दिया एट हर ब्रेस्ट, यानी उसके मुंह पर उसकी तारीफ कर दी, खुश हो जाती थी। वो दिन को ढलता हुआ देख लेती थी, यानी पश्चिम में जब सूर्य जो है वो अस्त होता था उसको अगर देख लेती थी वो तो खुश हो जाती थी। वो ऑफ चेरीज का गुच्छा देख लेती थी तो खुश हो जाती थी। मतलब कोई भी दरबार में से आके, कोई भी मूर्ख, यानी दरबार में जो रहने वाले दरबारी हैं उनके लिए बात हो रही है कि दरबार में से आकर कोई भी उसको अगर चेरीज का गुच्छा ला कर दे देता था वो खुश हो जाती थी। और चार्ट के अंदर वो व्हाइट मूल के ऊपर अगर राइड कर लेती थी, चारों तरफ टेरेस के चारों तरफ घूम लेती थी तो वो उससे खुश हो जाती थी। ऑल एंड ईच वुड ड्रॉ फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच और ब्लश। कोई भी छोटी सी बात के ऊपर उसको खुश कर सकता था, यानी कोई भी चीज जो है वो उसको खुश कर दिया करती थी। चारों तरफ सवारी कर लेती तो वो खुश हो जाती थी। यानी ये कह सकते हो आप कि ये सभी और हर एक इंसान उसको कभी भी इम्प्रेस कर सकते थे। एटलीस्ट शी थैंक्ड मैन, कि वो हर छोटी छोटी चीज के लिए लोगों को थैंक यू बोला करती थी। गुड बट थैंक्ड समहाउ, अच्छी बात है थैंक यू बोला करती थी, लेकिन थैंक यू कैसे बोलती थी? यानी देखो उसकी तारीफ भी कर रहा है कि थैंक यू बोलती थी, लेकिन थैंक यू कैसे बोलती थी? यानी जेंट्स लोग जो होते हैं ना, उनको अगर थैंक यू बोल दिया किसी लेडी ने हंस के तो मतलब वो इम्प्रेस हो जाते हैं। कई बार होता है ना कि मतलब ऐसा सोचते हैं अरे हंस दी, इसका मतलब शायद ये मेरे में इंटरेस्टेड है। तो इस तरीके की मतलब यहाँ बात करना चाह रहा है वो कि थैंक्स बोलती थी वो, ये अच्छी बात है, बट थैंक्ड समहाउ आई नो नॉट हाउ, मैं भी नहीं जानता कि कैसे। एज इफ शी रैंक्ड माई गिफ्ट ऑफ ए 900 years old नेम विद एनीबडीज गिफ्ट, कि मैं अगर उसको कुछ गिफ्ट करता था ना, यानी मैंने उसको अगर कुछ भी गिफ्ट किया, 9 साल पुरानी नाम की उपाधि, यानी समझ लो मेरे नाम से जुड़ा हुआ नाम मैंने उसको दिया, जो मैंने मेरे पूर्वजों से कमाया वो नाम मैंने दिया, तो वो तब भी उतनी ही खुश होती थी, या कोई और उसको कोई गिफ्ट दे देता तो भी उतना ही खुश होती थी। यानी मेरे अंदर और किसी दूसरे के अंदर वो कोई परवाह मतलब फर्क नहीं करती थी। मेरे गिफ्ट को भी उतना ही वैल्यूएबल समझती थी, किसी दूसरे के दिए हुए गिफ्ट को भी उतना ही वैल्यूएबल समझती थी। अब अपना गिफ्ट तो उसने बहुत प्रीशियस बताया है कि मेरे पूर्वजों के नाम जो मैंने उसको दिया जब मैंने उससे शादी की, तो तब भी उतनी ही खुश थी। और आकर अगर दरबार के किसी दरबारी ने उसको अगर चेरी का गुच्छा लाकर दे दिया तो वो तब भी उतनी ही खुश होती थी। तो देखिए पोएटिक डिवाइस में हियर इज आयरनी, आयरनी आप समझ ही गए होंगे, विडंबना है कि देखिए क्या चीज बताई कि सिंपल से सिंपल चीज उसको प्लीज कर लिया करती थी, खुश कर दिया करती थी, है ना। अब सिंबोलिज्म भी यहाँ पे है, बो ऑफ चेरीज, ये व्हाइट म्यूल, ये जो सिंबल है ये डचेस की मतलब पोलाइटनेस का सिंबल है। डचेस कितनी प्यारी थी स्वभाव की कि कैसे भी छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लिया करती थी, तो ये सिंबोलिज्म है। एंजाम्बमेंट एंड इमेजरी इज ऑल्सो, एंजाम्बमेंट को एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। इमेजरी यहाँ पर क्या है कि ब्राउनिंग यूजेस इमेजरी टू डिपिक्ट द वेरी सेक्शन एंड मोमेंट्स दैट डिस्प्लीज द ड्यूक, कि ड्यूक को ये चीजें बुरी लगती थी ना, कि कोई हस्बैंड ऐसा भी होता है कि अपनी वाइफ को ना खुश देख के खुश हो जाता है, लेकिन कोई हस्बैंड ऐसे भी होते हैं जो अपनी वाइफ को किसी और इंसान से, किसी और आदमी से हंसकर बात करते हुए बहुत जेलेसी फील करते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से इमेज बनती जा रही है ड्यूक की, कि ड्यूक कितना जेलस फील करता था डचेस से, उसका जो प्यारा सा स्वभाव था, हर किसी को देखकर मुस्कुरा देना, हर किसी की बात पर नाराज ना होकर उसको माफ कर देना, इन सारी चीजों से वो बहुत जेलस फील करता था। आगे देखिए, हु स्टूप टू ब्लेम। अब यहाँ पे ना ये हु वुड दोनों को मिलाकर बनाया गया है, हु वुड स्टूप। अब स्टूप का मतलब होता है टू बेंड डाउन, यानी झुक जाना बिल्कुल, स्टूप यानी टू बेंड डाउन और लोअर वन सेल्फ। ब्लेम दिस सोर्ट ऑफ ट्रिफलिंग, कि ऐसी छोटी छोटी हरकतों के लिए, अब इसको ना वो छोटी छोटी हरकतें बता रहा है वो, कि कौन इस तरह की छोटी छोटी बातों के लिए दोष देगा, कि छोटी छोटी चीजों पर खुश हो जाती थी, इन छोटी छोटी बातों के लिए अब कौन दोष देगा। इवन हैड यू स्किल इन स्पीच विच आई हैव नोट टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर टू सच एन वन। अब देखो क्या कहना चाह रहा है यहाँ तक कि भाई मान लो आप में बोलने की कला है, मुझ में नहीं है, हो सकता है इस चीज को वो क्लियर करना चाहती हूँ, एंड सी जस्ट दिस और दैट इन यू डिस्गस्ट मी, कि तुम अच्छा बोल सकते हो मैं नहीं बोल सकता, ये चीजें हो सकता है मुझे परेशान कर रही हो। हियर यू मिस or there exceed the mark, and if she let herself be lessened so nor plainly said her wits of yours forsooth and made excuse, कि मैं अगर उसे कुछ समझाने की कोशिश भी करता ना, कि मैं ये भी बताऊं कि तुमने ये गलत किया है, तो शायद हो सकता है कि वो उस चीज के लिए भी ना मानती, उस चीज के लिए भी मुझे एक्सक्यूजेस देने लग जाती। तो देखिए क्या है हमारे सामने, रिटोरिकल क्वेश्चंस आए हैं क्या, कि देखो ड्यूक यहाँ क्या कह रहा है, हु वुड स्टूप टू ब्लेम,
ये एक तरह से ना क्वेश्चन है, रिटोरिकल क्वेश्चन है। ये कन्वे कर रहा है उसका विश्वास दैट ही इज अबाउट एड्रेसिंग दैट ही कंसिडर्स माइनर फॉल्ट इन द डचेस, कि वो छोटी छोटी गलतियां ढूंढ रहा था उसके अंदर, है ना। आयरनी है यहाँ पे। ड्यूक क्लेम करता है ही लैक्स द स्किल इन स्पीच, कि मैं बोलने में थोड़ा सा कमजोर हूं और वो अच्छा बोल लेती है, इसलिए लोग उससे खुश रहते थे। तो यहाँ पे आयरनी है, विडंबना है इस चीज की। जबकि एक राजा होकर, मतलब एक राजा जो होता है ना, उसके अंदर बोलने की बहुत अच्छी कला होती है, बहुत अच्छा बोल पाते हैं, जब भी तो वो अपनी बातों को समझा पाते हैं, अपनी प्रजा को कन्विंस कर पाते हैं ना। एंजाबमेंट है यहाँ पे, उसके साथ में एक यूफिज्म है, इसको भी मैंने डिस्कस किया है। इसके जो अपन ने वीडियो बनाया था पोएटिक डिवाइसेस से रिलेटेड, उसके अंदर मैंने इसको डिस्कस किया है, तो आप जरूर वॉच कीजिएगा, अपने इस चैनल पर अवेलेबल है। यहाँ पे ड्यूक ने एक्चुअली इनडायरेक्ट लैंग्वेज यूज की है कि अवॉइड ओपनली कन्फ्रंटिंग द डचेस बिहेवियर। उस डचेस के बिहेवियर से ना वो खुश नहीं था, इनडायरेक्टली ये चीज हमारे सामने वो मेंशन करना चाह रहा है कि वो ये कहना चाह रहा है कि उसके जो काम है ना वो बहुत डिस्गस्टिंग थे, मुझे नहीं अच्छा लगता था, वो छोटी छोटी बातों के ऊपर खुश हो जाया करती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग, कि वो कहना क्या चाह रहा है कि ये जो चीजें है ना ये मुझे परेशान करती थी, फिर भी कुछ भी मतलब अगर झुकने की बात होती, स्टूपिंग है ना झुक जाना, एंड आई चूज नेवर टू स्टूप, कि अगर कोई भी झुकने की बात होती और मैं झुकना पसंद नहीं करता, ओ सर शी स्माइल्ड, तो वो स्माइल कर देती थी, नो डाउट। वेन एवर आई पास्ड हर, मैं जब उसके पास से गुजरता वो खुश हो जाती। बट हु पास्ड विदाउट वॉज द सेम स्माइल, कोई और भी गुजरता तो भी सेम स्माइल। दिस ग्रेव आई गेव कमांड, यानी मैं हर चीज के लिए मान जाता, वो मुझे झुकाती तो मैं झुक जाता, वो अगर किसी चीज के लिए मुझे कन्विंस करती मैं कन्विंस हो जाता। लेकिन सर मैं आपको क्या बताऊं कि वो मुस्कुरा देती थी, मैं इस चीज में कोई संदेह नहीं करा, नो डाउट, कि जब भी मैं उसके पास से गुजरता ना वो एक स्माइल देती थी मुझे देखकर। और ऐसा है कि कोई और भी अगर उसके पास से गुजरता था ना तो सेम स्माइल देती थी। तो क्या हुआ, दिस ग्रू आई गेव कमांड्स, मैंने भी कमांड दे दी, देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, और फिर सारी स्माइल एक साथ ही रुक गई। अब देखिए इस लाइन से आपको क्या पता चल रहा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आई गेव कमांड्स देन ऑल स्माइल्स स्टूप्ड टुगेदर, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना अगर मुझे ध्यान से सुन रहे हो तो। क्या मतलब है इसका, कि फिर मैंने कमांड दी और उसके बाद सारी की सारी जो स्माइल्स हैं वो हमेशा के लिए रुक गई। ठीक है, देयर शी स्टैंड्स एज इफ अलाइव, ये देखिए आज यहाँ पर खड़ी है जैसे कि वो जीवित हो। मैंने आदेश दे दिया और सारी की सारी मुस्कुराहट जो है वो एक साथ रुक गई। अब देखो ये यहाँ पर खड़ी है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जीवित है। विल इट प्लीज यू राइज, क्या अब आप खड़े होंगे, यानी वहां वो जो विजिटर है ना वो बैठा है, बैठकर ध्यान से सुन रहा है उसकी बात को, कह रहा है विल इट प्लीज यू राइज, वी विल मीट द कंपनी बिलो, चलो उठो चलते हैं, नीचे कुछ लोग आए हैं उनसे मिलते हैं। देन आई रिपीट, मैं फिर से रिपीट करूंगा चीजों को, द काउंट योर मास्टर्स नोन म्यूनिफिकेशंस। देखिए अब यहां पर ना अब वो बात करनी स्टार्ट करेगा अपनी, जो अब मेन जो बात करने के लिए आया ना विजिटर, उसको। अभी तक तो वो अपनी वाइफ के बारे में बता रहा था कि मेरी वाइफ जो है ऐसी है, ऐसा बताते बताते उसने अपने करेक्टर के बारे में बता दिया, अपने बिहेवियर के बारे में बता दिया, है ना। अब वो कह रहा है कि चलो नीचे चलते हैं और बाकी की बातें करते हैं। एग्जाम्पल वारंट दैट नो जस्ट प्रिटेंस ऑफ माइंड फॉर डावरी विल बी डिसअलाउड, कि मैं डावरी वगैरह में विश्वास नहीं रखता, और अगर मेरी रहन सहन को, मेरे अगर जेनरसिटी की बात अगर की जाए ना, मेरी जेनरसिटी की अगर बात की जाए तो मैं तो ये कहूंगा कि मुझे देखकर अगर कोई डावरी देना चाहता है तो बेशक दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तो सिर्फ है किस चीज में इंटरेस्टेड हूं, आगे बताएगा वो। सबसे पहले पोएटिक डिवाइसेस कर लेते हैं इस वाले स्टेंजा की। देखिए कंट्रास्ट है, इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग एंड आई चूज नेवर टू स्टूप। यहाँ पे ड्यूक ने कंट्रास्ट बता रहा है, द आइडिया ऑफ मेकिंग, मतलब आप देखो एक चीज उसके माइंड में क्या है, वो कह रहा है इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग एंड आई चूज, कि झुकने की अगर बात होती और मैं झुक जाता, नेवर टू स्टूप, झुक जाता और नहीं भी झुकता फर्क नहीं पड़ता उसको, मतलब वो सेम रहती। यहाँ पे ड्यूक ने कंट्रास्ट कर रहा है, कैसे आइडिया, कौन से आइडिया से, ओ मेकिंग कंसेशंस ऑफ एडमिटिंग फॉल्ट, यानी कि अपनी कमी को एक्सेप्ट करने की बात कर रहा है, कि अगर मैं अपनी कमी को स्वीकार भी कर लेता ना, अगर मैं ये कहता मैं गलत हूं तो भी वो उतनी ही खुश थी, और मैं ये कहता मैं गलत नहीं हूं तो भी वो इतनी ही खुश थी, यानी कंट्रास्ट है यहाँ पे, आयरनी। ओ सर शी स्माइल्ड नो डाउट वेन एवर आई पास्ड हर बट हु पास्ड, आयरनी है ना, कितनी बड़ी आयरनी है कि मच द सेम स्माइल, कि विडंबना है कि वो स्माइल करती थी, बहुत खुश रहती थी, मैं गुजरता था तो भी खुश रहती थी, कोई और गुजर जाता तो भी खुश रहती थी। यहाँ ड्यूक जो है आयरनिक बात कर रहा है, यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है कि ही पॉइंट्स आउट दैट द डचेस स्माइल वाज नॉट स्पेशल और यूनिक टू हिम, कि उसके लिए स्पेशल नहीं थी जबकि वो हस्बैंड था,
एक्सपेक्ट करता कि मेरी वाइफ जो है वो मेरे को देखकर खुश हो, और इतनी खुश हो कि जितनी और किसी को देखकर ना हो। समझ रहे हैं आप? चलिए आगे के देखते हैं। मेटाफर है, यहाँ पे इमेजरी है, तो देख लीजिए मेटाफर कहाँ पर है। दिस ग्रू आई गिव कमांड, हियर इज मेटाफर। मैंने आपको कहा है कमेंट करके जरूर बताना, यहाँ ड्यूक ने मेटाफर यूज किया है क्या चीज बताने के लिए? डचेस के ऊपर उसके कंट्रोल को बताने के लिए। ठीक है, इमेजरी, इमेजरी देयर शी स्टैंड एज इफ लाइव, यहाँ पे वो खड़ी है जैसे कि वो जिंदा हो। इमेज बन रही है हमारे सामने कि इतनी खूबसूरत फोटो होगी, ऐसा लग रहा होगा कि जैसे बिल्कुल जिंदा है जैसे। दो हिज फेयर डॉटर सेल्फ, कि मैं इंटरेस्टेड हूं किसमें? उसकी डावरी में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं उसकी बेटी में इंटरेस्टेड हूं। यानी ये जो मीडिएटर आया है ना, ये जो विजिटर आया है, उस विजिटर को कह रहे हैं कि मेरी शानो शौकत को देखकर अगर मुझे डावरी देता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं उसकी डावरी में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं तो उसकी सुंदर बेटी में इंटरेस्टेड हूं। एज आई आउट एट स्टार्टिंग इज माई ऑब्जेक्ट, ने वी विल गो टुगेदर डाउन सर। ये कह रहे कि मैं ये सब चीजें कहना नहीं चाहता था, यानी अब चलते हैं, अपन उठेंगे, नीचे चलते हैं, नीचे चलकर बात करते हैं। वो ये कहता है कि ये सारी चीजें जो है ना, जो आप देख रहे हैं मेरी शानो शौकत, इन सब चीजों को देखते हुए अगर वो मुझे डावरी दे कोई बात नहीं, मैं नकारूंगा नहीं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट जो है उनकी सुंदर बेटी में है। ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, यानी मेरा स्टार्टिंग का जो पॉइंट है ना वो यही था कि मुझे सिर्फ उनकी बेटी से मतलब है। ने वी विल गो टुगेदर डाउन सर, नहीं अपन चलते हैं नीचे, एक साथ ही चलते हैं। नोटिस नेपच्यून, अब जैसे वो सीढ़ियों में से उतर रहे थे ना, तो सीढ़ियों में से उतर रहे थे, या जैसे डाउन साइड की बात करें तो हम यही कहेंगे कि स्टेयर्स से नीचे आ रहे हैं। तो नेपच्यून की स्टैचू लगी हुई थी वहां पे, एक सी हॉर्स की वहां पे, मतलब ये कहीं के मोनूमेंट्स वगैरह लगे हुए थे। तो इस तरीके की जो रेयर चीज है ना वो दिखाते हुए वो आता है। तो ये जब वो दिखाते हुए आता है ना, तो इनसे पता लगता है कि वो कितना, मतलब ये कहो कि एरिस्टोक्रेटिक टाइप की लाइफ जीने वाला इंसान था, क्योंकि ड्यूक था। तो वो यहाँ पे बता रहे हैं, देखो नेपच्यून को नोटिस करो, सी हॉर्स को नोटिस करो, रेयरिटी है यहाँ पर, है ना। विच क्लोज ऑफ इन्सबर्ग कास्ट इन ब्रोंज फॉर मी, ये सब चीजें है ना मुझे क्लास ऑफ इनब्रुक ने दी थी, मतलब ब्रोंज में बनी हुई है, मेरे लिए बनवाई थी उसने मुझे दी थी। तो यहाँ पे वो बताना चाह रहा है कि भाई देखो मेरे पास कितने महंगे महंगे गिफ्ट जो है वो आते हैं। तो इनडायरेक्टली उसने बता दिया, जो आप समझ ही गए होंगे कि उसको मतलब है, डावरी से भी मतलब है। आयरनी, दो हिज फेयर डॉटर सेल्फ एज आई ऑब्ड एट स्टार्टिंग इज माई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आयरनी है, कंट्रास्ट है। यहाँ ड्यूक जो है ना क्लेम करता है कि उसका पहला इंटरेस्ट जो है ना वो काउंट की डॉटर है। ठीक है, इसके बाद सिंबोलिज्म है, नेपच्यून, टेमिंग ए सी हॉर्स, ये सब सिंबल है किस चीज के? उसके एरिस्टोक्रेटिक लाइफ के, कि कितना मतलब ड्यूक जो है वो कितना मतलब कंट्रोल रखता है इन सब चीजों पे, उसके जो खुद की जो इमेज है, उसकी जो पावर है, उसके बारे में यहाँ पे ये एज अ सिंबल है। अब देखिए हम पोएम के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम इसकी कर चुके हैं, लेकिन पोएम के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पोएम हमने पढ़ी है उसकी मेन जो असेंस है वो हमें पता होने चाहिए ना, सार इसका पता होना चाहिए कि किस चीज पर बेस्ड है, क्या क्वालिटी है इसकी। तो ऑथर है इसके रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में भी हम जानेंगे, अभी स्किप मत करना। रॉबर्ट ब्राउनिंग एक विक्टोरियन पोइट है, थोड़ा डिटेल में आगे हम समझने वाले हैं। इन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग पर मास्टरी की हुई है और ये एक मास्टरपीस ही है रॉबर्ट ब्राउनिंग का। फॉर्म, पोएम की फॉर्म है ड्रामेटिक मोनोलॉग, याद रखिएगा। राइम्ड कपलेट में लिखी हुई है, बहुत ही प्यारी राइम है, AABBCC, इस तरह से राइम है। तो आप हीरोइक कपलेट कह सकते हैं इसको। हाँ, हीरोइक कपलेट जो है ये मैंने आपको अभी तक नहीं समझाया है, इस पर डेडिकेटेड वीडियो अगर आपको चाहिए कमेंट करके मुझे जरूर बताना, मैं जरूर समझाऊंगी कि हीरोइक कपलेट आखिर क्या होता है और इसका बेस्ट एग्जांपल हीरोइक कपलेट का क्या है। द पोएम एम्प्लॉयज आयम्बिक पेंटामीटर विद अ स्मूथ कन्वर्सेशनल फ्लो, कि इस तरह से लगता है कि जैसे बातचीत हुई हो, क्योंकि अभी मैंने आपको पढ़ाया, आपको लगा होगा ना जैसे बातचीत चल रही है, इस तरीके से आयम्बिक पेंटामीटर में है ये। थीम क्या है? पावर एंड कंट्रोल, ऑब्जेक्शन ऑफ वुमेन, सॉरी ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, ऑब्जेक्शन नहीं, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वीमेन। वीमेन के ऊपर ऑब्जेक्टिफिकेशन किया गया कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें बताई गई है। पावर एंड कंट्रोल की बात की गई है। मैसेज क्या देता है? ब्राउनिंग सजेस्ट दैट unchecked power can lead to destructive behavior and the poem serves as a warning against the corrosive effect of dominance and pride। कि देखिए कितना ज़्यादा, मतलब मैसेज हमारे सामने यही आता है कि किस तरीके का नेचर था ड्यूक का। ड्यूक इतना पावरफुल था कि वो अपने कंट्रोल में रखना चाहता था उस चीज़ को, और जब उसे लगा कि मेरे हिसाब से नहीं जी रही है तो कमांड दे दी और हमेशा के लिए उसकी स्माइल जो है वो खत्म हो गई।
रॉबर्ट ब्राउनिंग की बात कर लेते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज बोर्न ऑन May 7 इन लंदन। ब्राउनिंग जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं। इनकी कुछ मेन जो पोएम्स हैं उनको हमने यहाँ डिस्कस किया है। माई लास्ट स्टिचेस जिसको तो आज अपन ने पढ़ ही लिया है, उसके अलावा भी यहाँ पे पोएम्स जो है मेंशन की गई हैं, इन पे नजर जरूर डाल लीजिएगा। ये जो वर्क्स हैं ड्रामेटिक नरेटिव, साइकोलॉजिकल डेप्थ, इन सब चीजों से भरी हुई हैं। ओके, कुछ मेजर वर्क्स यहाँ मेंशन किए हैं। ये मेंशन इसीलिए किए हैं कि कई बार क्या इससे रिलेटेड पूछ लेते हैं, कई बार पूछ लेते हैं द रिंग एंड द बुक किसने लिखी है। आपके पास में ए ऑप्शन में कुछ हो रहा है, बी में कुछ हो रहा है, सी में कुछ हो रहा है, डी में रॉबर्ट ब्राउनिंग है। तो इस तरीके से आप एक बार ध्यान दे लेंगे तो कुछ इन्हीं से पूछ लेते हैं। मैन एंड वीमेन भी इनकी पोएम है, तो इस तरीके वर्क है, सॉरी इनका वर्क है मैन एंड वीमेन। 1812 1889 जो है इनका लाइफ स्पैन रहा है रॉबर्ट ब्राउनिंग का। तो इस तरीके से ये हमारी पोएम जो है उसके राइटर भी हो गया है, पोएम के बारे में भी हो गया। तो समराइज कर ले पोएम को, ताकि एक बार फिर से थोड़ा सा जो धुंधला हो गया है वो क्लियर हो जाए। ये जो हमारी पोएम है ड्रामेटिक मोनोलॉग, इसको हमने डिस्कस किया है। तो इसके अंदर जो स्पीकर है वो है ड्यूक ऑफ फेरेरा। देखो ध्यान से सुनोगे ना, क्वेश्चंस यहीं की यहीं प्रिपेयर हो जाएंगे। आपसे छोटे क्वेश्चन में पूछ लिया कि हाँ स्पीकर कौन है, ड्यूक ऑफ फेरेरा। आपने ध्यान से सुना, आपको याद रह जाएगा, देख लेना। पोर्ट्रेट की बात की, पोर्ट्रेट भाई किसका है, उसकी लेट वाइफ का, डचेस का। ओके, पोएम जो है वो सेट है रेनेसा इटली, उस टाइम का जो रेनेसा इटली है उसके अंदर, क्योंकि ड्यूक ने का जो मेंशन है ना उसके अंदर बताई गई है ये सब चीजें कि देखो नेपच्यून की लगी हुई है यहाँ पे, सी हॉर्स वगैरह, ये सब चीजें उस समय विक्टोरियन टाइम में हुआ करता था, रेनेसा पीरियड के अंदर हुआ करता था। इंट्रोडक्शन देखो पोएम का, ड्यूक इंट्रोड्यूस कराता है पोर्ट्रेट से, जो विजिटर आया है उसको रिविलेशन करता है, फिर वो एक्सप्लेन करता है डचेस के जॉय को कि किस तरह से खुश है वो, कैसे खुश हो जाया करती थी, कोई भी चीज उसके पास होती थी, कोई भी उसके साथ होता था खुश हो जाया करती थी। कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है कि ड्यूक डिससेटिस्फाइड था उससे, क्योंकि डचेस का जो बिहेवियर था ना वो कैसा था, सबके लिए सिमिलर था, और इसीलिए वो क्या हो गई, उसकी डेथ हो गई, यानी उसको मार दिया गया एक तरह से, ही समझ लीजिए आप। कंक्लूजन क्या निकला, ड्यूक जो है वो शिफ्ट कर देता है अपनी कन्वर्सेशन को। सबसे पहले बात करता है अपने बारे में, अपने बिहेवियर के बारे में, अपनी वाइफ के बारे में बात करता है, तो अपना बिहेवियर जो है रिवील करता है हमारे सामने। उसके बाद में उसकी बातें जो शिफ्ट हो जाती हैं, उसकी वेल्थ की बातें होने लगती हैं। जब वो नेपच्यून स्टैचू की बात करता है तो ये बातें वो क्यों करता है, ये बातें इसलिए करता है ताकि वो बता सके कि उसके माइंड में क्या है। क्योंकि देखो आपने आम अपनी जिंदगी के अंदर कई बार इस तरीके के एग्जाम्पल देखे होंगे, जो आप मूवीज वगैरह देखते हैं वो भी, या फिर अपनी रूटीन लाइफ के अंदर भी आपने देखा होगा कि कोई जो मीडिएटर होता है ना वो क्या करेगा कि शादी वादी का, जैसे आप लोग मान लीजिए आपके बड़े भाई बहन या कोई भी XYZ, या आप जो सुन रहे हैं वो भी शायद हो सकता है शादी का जैसे कोई प्रस्ताव लेकर आता है ना, तो पहले बातचीत होती है बहुत नॉर्मल सी, नहीं जी हमें कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की अच्छी होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, हाँ 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 ये वो, और फिर बाद में क्या बातों बातों में कहने लगते हैं वो है ना हम लोगों ने भी शादी की थी हमारी बेटी की, तो इतना हमने दहेज दिया था, ऐसे दिया था, हमारे यहाँ तो गाड़ी है, हमारे ये है। ये जो बातें होती है ना इधर उधर की, ये बातें इंडिकेशन है इस चीज का कि भाई हम इंटरेस्टेड है डाउरी लेने में। दैट इज द कंक्लूजन। यानी यहाँ पर वो बात कर रहा है ना स्टैचू ऑफ नेपच्यून एंड सी हॉर्स एंड एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू एरिस्टोक्रेटिक लाइफ, तो वो सब कुछ इंडिकेशन है इस चीज का कि भाई डाउरी तो चाहिए, ठीक है, मेरा स्टेटस देखो, मेरा स्टैंडर्ड देखो। तो चलिए पोएम हमारी कंप्लीट हो गई। पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए। कुछ भी नहीं लगता है आपका सब्सक्रिप्शन, अगर आपका हो जाएगा तो आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। ऑल पर इसको सेट कर लीजिए ताकि वीडियो आप तक पहुंच जाए तुरंत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।